नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर न्यूटोनियन मैकेनिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और न्यूटोनियन मैकेनिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है मोशन या डायनेमिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वो हम पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत अरिस्टोटेलियन फिजिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? अरिस्टोटेलियन फिजिक्स। और अरिस्टोटेलियन फिजिक्स भी किसके ऊपर पढ़ी? ऑन यूनिवर्स। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑन मोशन, यानी अरिस्टोटल के मोशन यानी गति के बारे में क्या विचार थे, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। देखो, जो अरिस्टोटेलियन फिजिक्स है वो मोशन के बारे में क्या है, कहाँ से उसके आइडिया आए? तो अरस्तु के विचारों के द्वारा उसके आइडिया मिला। तो अरिस्टोटेलियन फिजिक्स है ना, किस पर? मोशन पर। ये निर्भर करती है ऑन द आइडियाज़। किसके आइडिया, किसके विचार? आप जानते हैं पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ग्रीक फिलोसोफर है ना, यूनान के दार्शनिक, क्या नाम था उनका? अरिस्टोटल। और उनका काल भी मैंने बताया था आपको 384 से 322 BC, बिफोर क्राइस्ट, है ना। क्लियर हो गया? ठीक। तो जो उनके जो विचार थे, हिज आइडियाज वर डोमिनेंट। उनके जो विचार है ना, जो मोशन के बारे में, जो यूनिवर्स के बारे में उन्होंने बातें बताई, वो उनका महत्व पता क्यों है? क्योंकि ये बातें आज के समय में गलत हैं, लेकिन आप विश्वास नहीं करेंगे, इसके अरिस्टोटल के जन्म के बाद जब उन्होंने ये सब बातें बताई, उसके 2000 साल तक लगभग ये बातें सच मानी जाती रही। और काफ़ी हद तक तो सच हैं भी, सारी चीज़ें तो अभी गलत नहीं साबित हुई हैं। कब तक सच मानी जाती रही, कब तक सही मानी जाती रही? जब तक न्यूटन और उनसे पहले गैलीलियो ने ये बातें गलत सिद्ध नहीं कर दी, है ना। तो हिज आइडियाज़ वर डोमिनेंट। उनका जो आइडिया है ना वो प्रभावी रहा, डोमिनेंट रहा। ठीक है। नियरली मैंने बताया आपको 2000 ईयर्स, लगभग 2000 सालों तक। और कब तक? अंटिल, जब तक, है ना, दे आर रिप्लेस्ड, जब तक ये थ्योरी रिप्लेस नहीं कर दी गई बाय किसके द्वारा? गैलीलियो और न्यूटन के द्वारा। गैलीलियो एंड न्यूटन। ठीक है। और कब? इन 16th एंड 17th सेंचुरी, है ना, सेंचुरीज। 16वीं और 17वीं शताब्दी तक, जब तक न्यूटन और गैलीलियो ने इन बातों को गलत सिद्ध नहीं किया, तब तक अरस्तु की ये बातें मानी जाती रही, है ना। क्लियर है बातें? क्लियर होगी बातें? तो अरिस्टोटेलियन फिजिक्स मोशन की हम बात कर लेते हैं। ये उसकी भूमिका में, है ना, 3-4 लाइनें मैंने लिखी। तो बात क्या कह रहे हैं? बात ये कह रहे हैं कि अरस्तु ने मोशन को 4 भागों में डिवाइड किया। तो अरिस्टोटल डिवाइडेड द मोशन, है ना, इनटू 4 टाइप्स। 4 भागों में डिवाइड किया। क्लियर है? तो जो पहला भाग है उसे कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है जी। लोकोमोशन का मतलब है मोशन, है ना, ऑफ प्लेस,
यानी वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर वस्तु का ट्रांसफ़र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना। तो ये किसकी मोशन है? प्लेस बदलना, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ प्लेस आप इसे कह सकते हो। ठीक, दूसरा देखें, मोशन ऑफ प्लेस कह दो, बल्कि मोशन ऑफ प्लेस ना कह के चेंज ऑफ प्लेस कहो। इसमें क्या चेंज हो रहा है? प्लेस। ठीक है जी, चेंज ऑफ प्लेस, क्योंकि वस्तु एक स्थान पे है, दूसरे स्थान पे जाएगी तो स्थान बदल जाएगा, तो चेंज ऑफ प्लेस होता है लोकोमोशन में। ठीक, इसके बाद दूसरा अल्टरेशन, इसमें होता है चेंज क्वालिटी का, चेंज ऑफ क्वालिटी। ठीक है, चेंज ऑफ क्वालिटी, जैसे कि एग्जांपल है हीटिंग, है ना। कोई वस्तु को गर्म करोगे तो क्वालिटी बदल जाएगी ना, उसका गुण बदल जाएगा, तो ये चेंज ऑफ क्वालिटी हीटिंग की, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ये अल्टरेशन मोशन का एग्जांपल है। तीसरी है ऑगमेंटेशन। ठीक, इसमें क्या होता है? चेंज ऑफ साइज होता है, चेंज ऑफ साइज। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप देखें तो आप ग्रोथ कह सकते हो, है ना, या श्रिंकिंग, सिकुड़ना। तो ग्रोथ मानी वृद्धि होना, या मतलब बढ़ना या सिकुड़ना। साइज में चेंज तो तभी होता है, या तो बढ़े कोई चीज़ या सिकुड़े। तो एग्जांपल चेंज ऑफ साइज, है ना, का क्या मतलब है? ऑगमेंटेशन मोशन हो रही है। और चौथा है जनरेशन एंड करप्शन। जनरेशन एंड करप्शन, देखो जनरेशन का क्या मतलब है? जनरेशन का मतलब है अस्तित्व में आना, तो कमिंग इनटू बीइंग। ठीक है जी, कमिंग इनटू बीइंग, अस्तित्व में आना। क्लियर हो गया। और दूसरा है करप्शन। करप्शन का क्या मतलब है? नष्ट हो जाना, पासिंग अवे, है ना, नष्ट हो जाना, है ना, पासिंग अवे, नष्ट हो जाना। क्लियर हो गया। तो अस्तित्व में आना जनरेशन, उत्पत्ति, करप्शन विनष्ट, विनष्ट होना, विनाश कहेंगे करप्शन को, क्या हिंदी में क्या कहेंगे? विनाश। क्लियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 4 प्रकार की मोशन बताई अरस्तु ने। ठीक है जी। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, आप केवल 2 प्रकार की, मतलब ये दोनों एक ही प्रकार की मोशन को पढ़ेंगे, लोकोमोशन को। ठीक है। तो इसमें आप लिखना चाहें लिख सकते हो यहाँ एक लाइन, बट इन फिजिक्स वी, है ना, फोकस ऑन लोकोमोशन। लोकोमोशन पर हम फोकस करेंगे केवल। लोकोमोशन का मतलब है मूवमेंट, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलना, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो चलना है वो किसका एग्जाम्पल है? लोकोमोशन का। क्लियर है। अब लोकोमोशन के क्या टाइप हैं ये देख लेते हैं, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इससे पहले, फिर मैं इसे रफ करके आगे चलता हूँ। इसके बाद देखें आप, मैंने बताया ना आपको लोकोमोशन हम पढ़ेंगे, तो लोकोमोशन कितने टाइप की होती है? इट इज ऑफ 2 टाइप्स। पहली हेडिंग है इसमें नेचुरल मोशन, है ना, प्राकृतिक गति। तो नेचुरल मोशन के अंतर्गत मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं, द मोशन, ऐसी गति, है ना, विच, जो, है ना, जो अपने आप होती है, विच इज ऑटोमेटिक, है ना, विच, जो देखो ऐसी गति जो अपने आप होती है,
है ना। भाई नेचुरल प्राकृतिक क्या है, ऐसी मोशन होनी चाहिए जो अपने आप होती है विदाउट एनी फोर्स, ठीक है ना। तो जो होती है केवल और केवल अपनी नेचर के कारण, तभी तो नेचुरल कहलाएगी। बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, खुद ही हो रही है ना। तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, नेचुरल मोशन, यानी कि प्राकृतिक गति। तो क्या होता है, जो होती है द मोशन विच हैपन्स नेचुरली। तो क्या लिखें, द मोशन विच हैपन्स, जो होती है, ठीक है। और कैसे होती है, अपने आप, ऑटोमेटिकली। और मैंने बताया अपने आप होती है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता। तो क्या लिखूं, विदाउट एनी फोर्स। क्लियर है। ऐसी मोशन, ऐसी गति जो होती है अपने आप, बिना किसी बल के सहायता की, विदाउट एनी फोर्स, एंड अकर्स, और जो होती है ना, बिकॉज ऑफ, के कारण, किसके कारण, अपने प्रकृति के कारण, नेचर के कारण, बिकॉज ऑफ देयर, बिकॉज ऑफ द नेचर, प्रकृति के कारण, नेचर किसकी, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तु। तो वस्तुओं की प्रकृति के कारण, प्रकृति यानी स्वभाव उनका कैसा है, उसके कारण होती है ऐसी मोशन क्या कहलाती है, नेचुरल मोशन। जैसे ये भारी वस्तु है ना, ये वस्तु है ना भारी, तो छोड़ोगे तो नीचे जा रही है, देखो खुद जा रही है ना, जा रही है ना खुद नीचे, हम तो कुछ नहीं कर रहे ना, फोर्स तो नहीं लगा रहे ना। तो विदाउट एनी फोर्स लिखा है, बिना किसी फोर्स के, है ना, अपने स्वभाव के कारण, है ना, लिखा है ना, ऑटोमेटिकली, अपने आप। और क्यों होती है ये उत्पन्न, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, इनका स्वभाव है ये नीचे गिरेंगी, है ना। तो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है। ऐसी मोशन कहलाती है, इज नोन एज नेचुरल मोशन। क्लियर हो गया। इन्हें कहते हैं नेचुरल मोशन। और इस मोशन में क्या होता है, इन दिस मोशन ऑल द बॉडीज, सभी जो वस्तुएं हैं, राइज, या तो ऊपर उठती हैं, है ना, या नीचे गिरती हैं, फॉल, ठीक है, इन ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट लाइन पाथ का मतलब है सीधी रेखा वाला जो मार्ग है ना, उसके अनुदिश, सीधी रेखा के अनुदिश या तो वस्तुएं ऊपर उठती हैं या नीचे गिरती हैं, ठीक है। जैसे ये भारी वस्तु है तो ये नीचे गिरेगी, लेकिन जो हल्की होगी, जैसे आग है तो आग तो ऊपर उठती है ना, ठीक है। या वायु है तो वायु भी ऊपर उठती है, हल्की वायु, भारी वायु नीचे रहती है। तो हल्की चीज़ें ऊपर उठती हैं, है ना, जैसे गुब्बारा होता है हीलियम गैस का, तो ऊपर उठता है ना, ठीक है। तो सभी बॉडीज़ या तो ऊपर उठेंगी या नीचे गिरेंगी एलोंग स्ट्रेट लाइन, है ना, या इन्हें स्ट्रेट लाइन पाथ। क्लियर है। और स्ट्रेट लाइन पाथ में भी कैसे, या तो अपवर्ड्स, है ना, स्ट्रेट ऊपर चलेंगी, स्ट्रेट अप कह दो, या स्ट्रेट डाउन, ठीक है, या स्ट्रेट डाउन कह दो। क्लियर है। तो सभी बॉडी, इस प्रकार की मोशन में सभी जो बॉडी है या तो ऊपर उठती है या नीचे गिरती है। क्लियर है, ठीक है जी। और किसकी ओर गिरती है, तो नेचुरल प्लेस की ओर, है ना। तो एक बात मैं और लिख दूं, टुवर्ड्स देयर नेचुरल प्लेस। देखो ये बड़ी चीज़ है, मतलब ये नई चीज़ है कि नेचुरल प्लेस क्या है, ये चीज़ इसमें नहीं है। यानी हर वस्तु या तो ऊपर उठती है या नीचे गिरती है ना, स्ट्रेट लाइन के अनुदिश। लिखा भी है स्ट्रेट अप, या तो ऊपर की तरफ, है ना, सीधे, या सीधे नीचे की तरफ। लेकिन आगे लिखा है टुवर्ड्स देयर नेचुरल प्लेस, है ना, अपनी नेचुरल प्लेस की ओर गिरती है। तो
हर एक वस्तु का नेचुरल प्लेस होता है ना, यानी प्राकृतिक स्थान होता है। तो प्राकृतिक स्थान किस वस्तु का क्या क्या है वो भी मैं एक टेबल बनवा दूंगा। एक तो टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड था, टेरेस्ट्रियल स्फेयर बताया उन्होंने, अरस्तु ने। एक बताया सेलेस्टियल। तो टेरेस्ट्रियल जो जगत है, जो वर्ल्ड है, ये स्फेयर है, वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है, अर्थ, वाटर, है ना, एयर और फायर। तो चारों का नेचुरल प्लेस मैं भी लिखवा दूंगा। तो सबका नेचुरल प्लेस है। आग का नेचुरल प्लेस ऊपर की ओर होगा, क्योंकि आग ऊपर को उठती है ना। कोई पत्थर छोड़ोगे तो नीचे गिरेगा, क्योंकि उसका जो नेचुरल प्लेस है उस अर्थ का सेंटर है। हर एक वस्तु अर्थ की ओर गिरती है, अर्थ के सेंटर की ओर गिरती है। तो अरस्तु कहते हैं क्योंकि उसका नेचुरल प्लेस है ना, जो पत्थर है या इस टाइप की वस्तु है जो अर्थ से बनी है ना, पृथ्वी से बनी है या पृथ्वी पर बनी है, वो सब इस तरीके से उनका नेचर होता है कि उनका नेचुरल प्लेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है, अर्थ के केंद्र की ओर होता है। ठीक है, तो सबका क्या होता है, नेचुरल प्लेस होता है ना। तो मैं बता दूं आपको, इधर मैं लिख दूं, इधर लिख दूं बल्कि वो कि वस्तु कौन सी है ना, और इधर लिख देता हूँ नेचुरल प्लेस। एक टेबल बन जाएगी फिर चारों की। ठीक है जी, तो मैं ऊपर ही बना दूँ टेबल। तो ये बात तो मैंने जो यहाँ समझाई आपको समझ में आ गई कि जो भारी वस्तुएं हैं वो क्या होती हैं, नीचे गिरती हैं, और जो हल्की वस्तुएं हैं वो ऊपर उठती हैं, है ना। क्योंकि सबकी जो मोशन है वस्तुओं की वो उनके नेचुरल प्लेस की ओर होती है। तो ये बात भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कौन सी वाली बात कि हैवी ऑब्जेक्ट्स है ना, राइज अप, बल्कि गलत लिखा, हैवी ऑब्जेक्ट्स जो है नीचे गिरती हैं, राइज नहीं आएगा, क्या आएगा, फॉल, बल्कि फॉल में भी क्या आएगा, डाउन। तो हैवी ऑब्जेक्ट्स फॉल डाउन, नीचे गिरती हैं। और दूसरी बात, जो वेरी लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरी लाइट ऑब्जेक्ट्स राइज अप, ठीक है, वो ऊपर उठती हैं। जो ज़्यादा हल्की वस्तुएं होती हैं, जैसे हीलियम का गुब्बारा मैंने बताया, अग्नि बताई है ना, फायर। और अब एक टेबल बना लेते हैं, इधर लिख देते हैं एलिमेंट्स, और इधर लिख लेते हैं नेचुरल प्लेस। उनके नेचुरल प्लेस क्या हैं। ठीक है जी। तो जो एलिमेंट्स है आपको पता है, जो आपका टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड है, ये टेरेस्ट्रियल स्फीयर है, 4 एलिमेंट से, 4 तत्वों से मिलकर बना है। पहला क्या है, अर्थ। दूसरी क्या है, वाटर। तीसरा क्या है, एयर। और चौथा क्या है, फायर। तो जो अर्थ का नेचुरल प्लेस है ना, वो है सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है जी, पृथ्वी का केंद्र। तो अर्थ का जो नेचुरल प्लेस है वो क्या है, सेंटर ऑफ अर्थ। वाटर का जो नेचुरल प्लेस है ना, आप देखेंगे पृथ्वी के चारों ओर जल है ना, तो पृथ्वी के चारों तरफ एक सेल है, सेल होल है, कोश है, किसका, वाटर का। तो वाटर का जो नेचुरल प्लेस है वो है सेल ऑफ वाटर, है ना, किसके चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ, अराउंड अर्थ। अरस्तु कह रहे हैं ये सब बातें। एयर का जो मूल स्थान है, नेचुरल प्लेस को मूल स्थान कह सकते हो हिंदी में, इन्हें तत्व कहेंगे। तो एयर का जो मूल स्थान है वो क्या है, सेल ऑफ, किसका, सेल, एयर का, है ना। एयर का जो मूल स्थान है, नेचुरल प्लेस है, वो सेल ऑफ एयर है, वायु की जो परत है। और किसके चारों तरफ, तो जल के चारों तरफ। पृथ्वी के ऊपर जल है ना, और जल के ऊपर वायु, वो मान रहे हैं, है ना, कि जल के चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ और जल के चारों तरफ क्या है, वायु की परत है। तो सेल ऑफ एयर अराउंड वाटर। ठीक है। और जो फायर का स्थान है वो होता है सेल ऑफ फायर, और किसके चारों तरफ, देखो यहाँ अर्थ था तो यहाँ अर्थ आ गया, यहाँ वाटर था
तो यहाँ वाटर आ गया, है ना। यहाँ एयर है तो यहाँ क्या आ जाएगा, अराउंड एयर। क्लियर हो गया। तो कुल मिला के सीधी सी बात ऐसे है कि जैसे ये अर्थ है अपनी, ठीक, तो अर्थ के चारों ओर वाटर है इस तरीके से, ठीक, और फिर उसके चारों तरफ क्या है, एयर है, और फिर उसके चारों तरफ क्या है, तो अग्नि है, फायर, है ना। तो ये क्या है, फायर, ये क्या है, एयर, एयर का सेल, है ना, और ये किसका सेल है, वाटर का, और ये क्या है आपकी अर्थ। ये अरस्तु के अनुसार ये सब, ये जो डायग्राम है किसका है, टेरेस्ट्रियल वर्ल्ड का, ये टेरेस्ट्रियल स्फीयर का। इसे भी बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है जी। तो ये नेचुरल प्लेस हैं इन एलिमेंट्स के। बात समझ में आई। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। इसके बाद देखो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको नेचुरल मोशन के। नेचुरल मोशन में या तो वस्तु नीचे गिर रही है या फिर ऊपर उठ रही है, दो ही तो तरीके की मोशन है। तो दो ही एग्जाम्पल में इसके आपको दे देता हूँ। तो इसमें एग्जाम्पल में लिखो, देखो ए स्टोन, पहला एग्जाम्पल, ए स्टोन एक पत्थर है, फॉल्स डाउन, नीचे गिरता है, नहीं, किसकी तरफ गिरता है, टॉवर्ड्स का मतलब की तरफ, किसकी तरफ गिरता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ। भाई अर्थ में जो ग्रेविटी का सेंटर है वो तो सेंटर ऑफ अर्थ है ना, गुरुत्वाकर्षण का जो केंद्र है। तो ये स्टोन फॉल्स डाउन, जो नीचे गिरता है, किसकी तरफ गिरता है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है जी। क्यों, बिकॉज अरस्तु कह रहे हैं ना, प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्थान की तरफ चलती है, मोशन करती है, नेचुरल प्लेस की ओर। तो जो स्टोन है, पत्थर है, वो अर्थ के जैसा ही तो है। भाई अर्थ भी क्या है, मिट्टी की बनी हुई है, चट्टान की बनी हुई है, पत्थर भी तो मिट्टी और चट्टान का ही एक भाग है। तो पत्थर जो है, जो स्टोन है, वो पृथ्वी के, अर्थ के जैसा है, कहते हैं ना। तो नियम ये है, अंश जो है अंशी की ओर चलता है ना। समझ रहे हो इस बात का मतलब, है ना। इसका मतलब कोई गलत नहीं है। इसका मतलब है जो जिसका अंश होता है ना, वो उसकी तरफ आकर्षित होता है ना, ठीक है ना। जो जिसका पार्ट होता है वो उसकी तरफ आकर्षित होता है जिससे वो मिलकर बना है, या जिसका वो भाग है। तो जो स्टोन है, पत्थर, वो पृथ्वी का ही तो भाग है, तो किसकी तरफ आकर्षित होगा, पृथ्वी की ओर। बात समझ में आई। तो ये बात किसने कही, भाई न्यूटन के अनुसार। आप एक जानते हैं ना, प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, न्यूटन ने बताया पृथ्वी की ओर गिरती है। क्यों गिरती है, क्योंकि पृथ्वी में आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है। लेकिन इससे पहले अरस्तु क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु नेचुरल प्लेस की ओर गिरती है, अर्थ की ओर नहीं गिर रही। अग्नि का जो नेचुरल प्लेस है वो ऊपर है, इसलिए अग्नि ऊपर चलती है, वो नीचे नहीं गिरती। उस पर गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क नहीं करता, है ना। तो यहाँ पे अरस्तु क्या कह रहे हैं कि जो स्टोन है वो क्यों गिरता है सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, क्योंकि स्टोन बिल्कुल अर्थ के जैसा है, उसका अंश ही है वो, उसका पार्ट है ना, उसका अंश है वो, है ना, उसका पार्ट है वो, किसका, अर्थ का। तो क्या लिखूँ मैं, बिकॉज स्टोन इज सिमिलर टू अर्थ। बात समझ में आई। दूसरा एग्जांपल ले लो, स्मोक का, धुआं। अभी मैंने बताया ना, अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ वाटर है, वाटर की चारों तरफ एयर है, एयर की चारों तरफ फायर है, अग्नि। तो स्मोक क्या है, स्मोक धुआं ऊपर उठता है। देखो धुएं का भी एग्जांपल देखो, ऊपर उठता है ना धुआं, जब बीड़ी या सिगरेट पीता है कोई व्यक्ति, ठीक है, या आग लगती है तो धुआं ऊपर उठता है। तो इसका भी कारण क्या है कि धुआं यानी एक तरीके से एयर भी तो ऊपर है ना। अभी एयर का स्थान, मूल स्थान, नेचुरल प्लेस लिखा है ना, क्या है, सेल ऑफ एयर अराउंड वाटर, वाटर के ऊपर
जो चारों तरफ ये एयर की शेल है ये, है ना, तो ऊपर ही तो जाएगा। तो स्मोक राइजेज अप, स्मोक जो है ऊपर की तरफ चलता है, और किसकी तरफ, टुवर्ड्स, है ना, सेल ऑफ एयर, एयर की जो सेल है उसकी तरफ। और क्यों चलता है, बिकॉज, है ना, जो स्मोक है इट्स सिमिलर, वो सिमिलर है, जैसा है, किसके जैसा है, सिमिलर टू एयर, एयर के जैसा है वो धुआं। बात समझ में आई। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। इसके बाद एक इसी में एक नियम और लिख लो, अरस्तु का ही है, या आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं अरिस्टोटेलियन लॉ या लॉज ऑफ मोशन, या नेचुरल मोशन, है ना, नेचुरल मोशन के बारे में अरस्तु के क्या नियम थे। तो नियम कुछ नहीं थे। पहला नियम, पहला क्या, पहला दूसरा क्या, बस एक ही है ना, एक में ही दोनों कर लेते हैं। अरस्तु कहते थे द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है, चाहे वो बॉडी राइजिंग अप हो रही हो, या तो ऊपर उठ रही हो, या फॉलिंग डाउन हो रही हो, या नीचे गिर रही हो, ठीक है, उसकी जो वेलोसिटी है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अनुक्रमानुपाती, किसके, टू द वेट ऑफ द बॉडी, समझ गए, वस्तु के भार के अनुक्रमानुपाती है जी, ठीक है। एंड, और व्युत्क्रमानुपाती किसके है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और व्युत्क्रमानुपाती है, तो किसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। देखो, यदि कोई वस्तु किसी लिक्विड में डुबोई जाती है, तब के लिए है दूसरी बात, तो जो वस्तु की बॉडी है, देखो वस्तु को डुबोगे किसी लिक्विड में तो वस्तु ऊपर उठेगी ना, तो राइजिंग अप, ऊपर उठने की जो वेलोसिटी होगी वस्तु की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी, वेग, कौन से लिक्विड के, जिसमें वस्तु डुबोई जा रही है ना, इन विच, जिसमें दे आर इमर्स्ड, जिसमें वे डुबोई जाती हैं वस्तुएं, ठीक है, क्लियर हो गया। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि V प्रोपोर्शनल W और V प्रोपोर्शनल 1/ρ कह दो, यदि डेंसिटी को ρ से कहेंगे तो ρ क्या है, मैं वेयर करके बता दूं, ρ बराबर है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है। इसका मतलब है जिस लिक्विड में आप वस्तु को डुबो रहे हैं उसका घनत्व ज़्यादा है, यानी वो ज़्यादा गाढ़ा है ना, ज़्यादा क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड है, ठीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो तब डेंसिटी ज़्यादा होगी तो ऊपर उठने का, जब डुबोगे तो वस्तु के ऊपर उठने का जो वेग है वो कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि गाढ़ी है ना, लिक्विड जो है गाढ़ा है, तो उसमें वो है ना फंसी रहेगी, ऊपर उठने की जो गति है कम हो जाएगी। और यदि वो लिक्विड तनु है, तनु यानी डाइल्यूट है, कंसंट्रेशन कम है, उसकी सांद्रता गाढ़ा कम है, तो वस्तु को डुबोगे तो फिर वेग ज़्यादा होगा, क्योंकि डेंसिटी क्या हो जाएगी, जो गाढ़ापन है वो कम है ना, तो डेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये तो स्पष्ट बात है, जितनी भारी वस्तु होगी उतनी तेज़ी से वो नीचे गिरेगी, है ना, क्लियर है, या उतनी तेज़ी से उसका वेग होगा, ठीक है। ऊपर उठ रही है तब भी यही वाली बात लागू होगी। तो डेंसिटी के क्या है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी, और वेट के कैसी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
तो ये अरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन है, या लॉ ऑफ नेचुरल मोशन भी कह सकते हो इसे। ठीक है जी, तो ये नेचुरल मोशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरी मोशन है उसे अननेचुरल या वाइब्रेंट मोशन कहते हैं। तो हेडिंग डालें आप, वाइब्रेंट या अननेचुरल मोशन। ठीक है जी, अप्राकृतिक कहेंगे हिंदी में, अप्राकृतिक गति। तो हेडिंग हो जाएगी दूसरी अननेचुरल या वाइब्रेंट कह दो। ठीक, तो ये क्या है, ये फोर्स्ड मोशन है। पहले वाली मोशन में मैंने कहा था विदाउट एनी फोर्स, बिना किसी बल के हो रही थी वो। ये बल लगता है, फोर्स लगता है तब होती है। तो द फोर्स्ड मोशन, ठीक है जी। और ये वो नेचुरल प्लेस की ओर होती थी, नेचुरल मोशन ये नेचुरल प्लेस से दूर की तरफ होती है। तो द फोर्स्ड मोशन अवे फ्रॉम, है ना, नेचुरल प्लेस, नेचुरल प्लेस से बाहर की तरफ होती है ये। द फोर्स्ड मोशन अवे फ्रॉम नेचुरल प्लेस इज नोन एज, लिख देना, अननेचुरली वाइब्रेंट मोशन। क्लियर हो गया। और इसमें एक बात यह है कि ये तब होती है जब फोर्स अप्लाई किया जाए, है ना, यानी इट इज ड्यू टू, ये किसके कारण उत्पन्न होती है, ड्यू टू, है ना, जो एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, बाह्य बल, चाहे वो पुश का हो या पुल का हो। पुश माने धक्का देना, पुल माने खींचना। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण होती है ये, एक बात। दूसरा, इट डिपेंड्स, ये डिपेंड करती है ऑन टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। ठीक, एक फैक्टर है आपका मोटिव फोर्स, मोटिव फोर्स, मोटिव कह दो या अप्लाइड कह दो, अप्लाइड फोर्स यानी लगने वाला बल, इस पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि जो वेलोसिटी है ना इस मोशन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्स के। इसका मतलब है जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ही वेलोसिटी से मोशन होगी, जितना कम फोर्स लगाओगे उतनी ही कम वेलोसिटी से मोशन होगी। क्लियर है। और जो दूसरी बात है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। ठीक है, इसमें जो वेलोसिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मोशन का विरोध करने वाला बल होता है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। ठीक है, तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा रेजिस्टिव, विरोध करने वाला, वेलोसिटी उतनी घट जाएगी, है ना। और जितना कम फोर्स विरोध करने वाला होगा उतनी वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना। दोनों को मिला दिया जाए तो ऐसे हो जाएगा, यदि दोनों इक्वेशन मिला दी जाए, F/r। ठीक है, अब ये जो F है वो मोशन करने में फेवर कर रहा है फोर्स, R जो है मोशन का अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है। ठीक है, तो यदि F ज़्यादा है R से तो मोशन हो जाती है, टेक्स प्लेस। क्लियर है। और यदि F कम रह जाए या बराबर हो जाए R के तो मोशन नहीं होती है। ठीक है, क्यों नहीं होगी, क्योंकि मोशन कराने वाला फोर्स कमज़ोर पड़ गया उस फोर्स से जो मोशन नहीं करने दे रहा है, तो जो कमज़ोर है वो हार जाएगा, तो मोशन नहीं होगी। या दोनों बराबर भी हैं तो भी मोशन नहीं होगी। कैसे, जैसे मार्कर है, इसे इधर से खींचो, मोशन कराना चाह रहा है फोर्स, एक ये है मोशन नहीं कराने देना चाह रहा, और दोनों बराबर हैं, है ना। दोनों कैसे हैं, बराबर, दोनों वस्तु इधर जाएगी ना इधर जाएगी, मोशन नहीं होगी। समझ गए। इसका मतलब है ये दोनों फोर्स, मोशन का अपोज करने वाला और मोशन का फेवर करने वाला, दोनों बराबर भी हैं तो मोशन नहीं होगी। बात समझ में आई आपको। और यदि मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसके भी दो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, है ना। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, इसके भी यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं
एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल, अपने आप नहीं हो रही मोशन, मोशन करानी पड़ेगी फोर्स लगा के। तो मोशन, इसका एग्जाम्पल मैं पहले बता दूं चलो आपको, है ना। एक धनुष है, धनुष से यदि तीर पीछे की तरफ खींचते हैं तब आगे की तरफ जाता है। इसका मतलब क्या है, फोर्स लगाया जा रहा है। पीछे की तरफ डोरी खींचते हो ना तो ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये फोर्स अप्लाई कर रहे हो ना, ठीक है। पीछे की तरफ आप अप्लाई कर रहे हो, आगे की तरफ जा रहा है, क्लियर है। तो इसका मतलब ये फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो ये नेचुरल मोशन नहीं है, खुद नहीं जा रहा तीर, आप फोर्स लगा के भेज रहे हो। तो मोशन ऑफ एन एरो शॉट फ्रॉम ए बो, बो माने धनुष, यानी किसी धनुष से तीर का खींचना, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, अननेचुरल या वाइब्रेंट मोशन का। और देखो पत्थर का मैंने बताया था ना, मोशन ऑफ ए स्टोन, यदि वो नीचे की तरफ गिर रहा है तो नेचुरल मोशन है, खुद गिर रहा है ना। लेकिन यदि आप उसे ऐसे फेंक रहे हो किसी एंगल पे, तो आप फेंक रहे हो ना, फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो मोशन ऑफ ए स्टोन थ्रोन एट सम एंगल, यदि आप उसे किसी कोण पर फेंक रहे हैं तो उसकी जो स्टोन की मोशन है, पत्थर की जो गति है, वो एग्जाम्पल हो जाएगी अननेचुरल या वाइब्रेंट मोशन का। तो ये थी अरिस्टोटेलियन फिजिक्स ऑन मोशन, है ना। मैंने आपको पढ़ाई, तो इसमें इस लेक्चर में आपको अच्छा लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ऐसा मेरी, है ना, अपेक्षा है। बाकी कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी, है ना, हेजिटेशन, विदाउट एनी, है ना, डाउट। तो इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो बताना। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।